गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। ईपीसी जो सब्जेक्ट है 6th सेम का सब्जेक्ट है। आज इसमें मैं कोशिश करूँगा कि एसएससी से रिलेटेड एसएससी जेईई के भी फॉर्म का डेट निकल चुकी है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं एनवायरनमेंट के कवर कर दूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट में ज़्यादा स्कोप नहीं है क्वेश्चन आने का, लेकिन जितना भी स्कोप है मैं स्टूडेंट्स में कवर करूँगा। तो आप लोग ध्यान दें। और 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली, क्योंकि अभी तक इस सब्जेक्ट में बच्चों ने मुझे लगता है ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पूरे सब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट दे दूँ कि आप लोग किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है इसे पढ़ने के लिए सब्जेक्ट को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो देखो, मैंने इसको कैटेगराइज किया 10 चैप्टर में, आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, दूसरा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, माइनिंग, ब्लास्टिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, लैंड यूज, ईआईए, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ग्लोबल इश्यूज जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात होगी इसमें, और नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है रिन्यूएबल सोर्सेज। तो आपको क्या करना है, इस पहले सिलेबस को गो थ्रू करना है, उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं कि उसके बाद आप एक एक करके कोई चैप्टर को उठाइए और उसे पढ़िए। तो आप लोग देख चुके थे चैप्टर आपके पास, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो देखो, मैं एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है। वाटर पॉल्यूशन के चैप्टर कैसे पढ़ने के, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन और कंट्रोल, और कुछ स्टैंडर्ड्स एंड आईएसए, ऐसे करके आपको तीनों चैप्टर पढ़ने। एक तो कॉजेज, एयर पॉल्यूशन के कॉजेज, कंट्रोल और नॉइज पॉल्यूशन के, यही तीनों पैटर्न फॉलो करिए और दैट्स इट। और इसके बाद आता है माइनिंग, ब्लास्टिंग, डिफॉरेस्टेशन। इनमें आपको पहले तो ये वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, व्हाट इज माइनिंग, व्हाट इज ब्लास्टिंग एंड व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। अब जब आपको ये चीज पता चल जाए तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि माइनिंग, ब्लास्टिंग, डिफॉरेस्टेशन का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसका लैंड यूज वाला चैप्टर है, नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद है एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन। इस पे हम अभी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें बात करेंगे एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन, यानी कि पर्यावरण संबंधी कानून। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल इश्यू जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह वगैरह, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि अक्षय ऊर्जा जिसको आप फिर से यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाता हूँ इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो इसको रब कर देता हूँ। तो आप लोग, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब एनवायरमेंट की डेफिनेशन तो सबको ही पता है, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं आ रहे हैं हिंदी में। एनवायरमेंट, पर्यावरण। आपके एग्जाम में एनवायरमेंट की डेफिनेशन भी आ सकती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा होता है सब्जेक्ट में। तो एनवायरमेंट जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं हिंदी में, परिधन, आवरण, हमारे चारों का आवरण। लेकिन इसको मैं कुछ इस तरीके से कहूँ, थोड़ा सा मैच्योर लेवल पे कहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि वो कंडीशन जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जीवन यापन संभव हो, उन परिस्थितियों को क्या कहते हैं कुल मिलाकर पर्यावरण। इतने तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब पर्यावरण को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। तो देखो, हमारे एनवायरनमेंट में दो टाइप के चीजों से मिलकर बना होता है, दो प्रकार के कंपोनेंट, बायोटिक, जैविक, से हिंदी में बोलते हैं जैविक, और दूसरे टाइप का कंपोनेंट है एबायोटिक, यानी कि अजैविक। अब मैं बताता हूँ बायोटिक में क्या आएगा, एबायोटिक में क्या है। एबायोटिक में बात करते हैं, इसमें आता है, इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी जलवायु का क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, धूप या सूर्य भी लिखा गया इसे, धूप से ही निकल के ताप, और अगली चीज है
जैसे वायु, वर्षा। ये चीजें भी जीवन की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए जरूरी। तो ये क्या हुआ, क्लाइमेटिक फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी फैक्टर स्थलीय फैक्टर। स्थलीय फैक्टर क्या हो गए, ढाल या दिशा। ढाल और दिशा का मतलब है कि इन केस किसी कोई ढाल, कोई पहाड़ है, हिल है, उसकी ढाल अगर पूरब की दिशा में, तो वहां पर अच्छी कंडीशन होगी, धूप अच्छी होगी। और ऐसी दिशा रेन के लिए भी है, दिशा रेन के लिए है। सपोज जैसे इंडिया में है, इंडिया में जब मानसून होता है तो कुछ अच्छा नहीं बनता, लेकिन तो जो ये वाली डायरेक्शन है, ये पहाड़ की दिशा है, तो इस वाले एरिया में खूब बारिश हो जाएगी। लेकिन जहां पर पहाड़ से ये नहीं टकराता हुआ बारिश से, मतलब इसमें समझाने का मतलब है कि दिशा किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का फैक्टर हो जाता है जल स्रोत, वाटर रिसोर्स। जल स्रोत, रिवर हो गया आपका, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, सारी चीजें अफेक्ट करती है। और लास्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर। ये कुछ आवाज आ रही है, इसमें ध्यान देना आप लोग, मेरी साउंड पे ध्यान दें। जियोग्राफिकल फैक्टर हो गया, जैसे रॉक्स हो गया वगैरह वगैरह। जियोग्राफिकल चीजें, रॉक्स वगैरह भी हमारे क्या है, लाइफ को अफेक्ट कर देते हैं। ये है हमारे एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जनरली आते हैं जीव जंतु, वनस्पति। ठीक है, और हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फूड चेन के तरीके से, कि जीव जंतु वनस्पति वगैरह आते हैं बायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको दूसरे तरीके से बायोटिक को मतलब सबसे पहले होता है हमारे पास प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब पौधे, सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर, जिसको बोलते हैं उत्पादक। हर्ब्स वगैरह आते हैं, हर्ब्स यानी कि छोटी घास फूस वगैरह, हर्ब्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 2 कंज्यूमर, उपभोक्ता। जो लोग इन चीजों को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के हैं। उपभोक्ता में शाकाहारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्बीवोरस। उसके बाद आते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस। और फिर तीसरे होते हैं जो दोनों खा लेते हैं, सर्वाहारी, ओमनिवोरस। सर्वाहारी, ओमनिवोरस। तो देखिए कंज्यूमर हुए 3 प्रकार के, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं, लास्ट आते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर में क्या क्या आ जाता है आपके, इसमें आते हैं कि जीव, जीवाणु और कवक। होपफुली आप समझ पा रहे हैं पर्यावरण इन चीजों से, जनरली इन चीजों मिलकर बना है। ये चीजें जीवन जीने के लिए, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। एक बार फिर से समझा लेता हूँ पर्यावरण के कंपोनेंट। 2 टाइप के कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में जनरली आते हैं जीव जंतु और वनस्पति। इनको दूसरे तरीके से कैटेगराइज किया गया है, प्रोड्यूसर। इसको फूड चेन भी कहा जाता है। 3 चीजें हैं, इनको मिलकर फूड चेन भी कहा, खाद्य श्रृंखला। तो देखो बायोटिक में क्या होता है, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, उत्पादक। उत्पादक को इंग्लिश में ये ऑटोफिलिया, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, यानी इसमें क्या चीजें रहेंगी, हर्ब्स या प्लांट्स वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जिसे हिंदी में कहा जाता है उपभोक्ता।
यानी कि जो ये उत्पादक है इनका कंज्यूम करने वाले को क्या कहते हैं, कंज्यूमर। ये तीन प्रकार के, शाकाहारी, हर्बीवोरस मांसाहारी कार्निवोरस और सर्वाहारी ओमनिवोरस। ठीक है, तो फिर आते डीकंपोजर, जो कि डीकंपोज करते हैं एबायोटिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएंगे छोटे छोटे माइक्रोब्स, जीवाणु और कवक। तो होपफुली आप लोग पर्यावरण को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। तो बेसिकली यही चीजें पर्यावरण में इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट है। और अब मैं कवर करने वाला हूँ 8 चैप्टर था पर्यावरण संबंधी कानून। तो आप देख लीजिए पर्यावरण संबंधी कानून। और ये वाला पोर्शन एसएससी जेई के रिगार्डिंग या आपके जनरल स्टडीज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत पहले से, काफी पहले से मुहिम चलाई गई। तो 1972 5 जून से लेकर 16 जून 1972 में क्या हुआ था, एक सबसे पहला समिट हुआ था स्टॉकहोम में एनवायरनमेंट समिट। तो उसमें एनवायरनमेंट को बचाने के रिगार्डिंग बातें हुई थी। इसीलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। और हमारे संविधान में भी इसका प्रोविजन किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 48 जो कि आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसमें आर्टिकल 48 में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट या किसी कंट्री को निर्देशित करता है कि वो पर्यावरण के संरक्षण में के लिए उचित कदम उठाए। आर्टिकल 48 है। तो ये एसएससी में ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, जीएस वाला क्वेश्चन। 5 जून को एनवायरनमेंट डे और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में एक समिट हुई थी एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। तो इस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए स्टेट, हमारी कंट्री, हमारा देश, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, तो आप लोग कंफ्यूजन ना क्रिएट न करें अपने दिमाग में। तो पर्यावरण संबंधी कानून, एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जैसे कि आपको पता है 1972 से एक मुहिम शुरू हो गई थी। सबसे पहले 1972 में आया था वाइल्ड लाइफ एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस अधिनियम का मेन जो रीजन था, इसके पीछे का जो मोटो था, मोटिव था, वो ये था विलुप्त होते हुए प्राणियों का, विलुप्त प्राणी जो जिनकी संख्या की बहुत घट रही थी उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ मैनी मीन्स। ठीक है, काफी सारे वो थे। उसके बाद आया था वन संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918। ठीक है, इसमें ध्यान दिया गया था कि क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हमारे फॉरेस्ट बहुत जरूरी है, तो हर साल इस एक्ट के अंडर एक रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये कहती है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, 33%। एसएससी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक एक्ट आया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1939। आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस ने इसे निकाला था। इंडियन आईआरसी की रिकमेंडेशन पर मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1939, जिसमें भी रिसेंटली अभी एडिट हुआ है, अमेंड हुआ है। इसमें अभी अमेंडमेंट हुई है काफी प्रेजेंट में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आजकल चालान की अमाउंट बढ़ चुकी है, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद आया था हमारा 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम। इसमें क्या किया गया था, इसमें वाटर क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि फॉलो करने होते हैं रेस्पेक्टिव अथॉरिटी। उसके बाद आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, और ये काफी बार पूछा गया था। इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हिसाब से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे कुछ नियम है पर्यावरण संबंधी, और भी काफी थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह। तो आप लोग अपने हिसाब से बाकी
एक्ट्स भी देख लेंगे, लेकिन मोटे मोटे कुछ बेसिक एक्ट है जो पर्यावरण से संबंधित थे। तो होपफुली आप लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, जो कि फर्स्ट चैप्टर आपके एनवायरनमेंट का, और 8 चैप्टर मैंने कवर कर लिया है लेजिस्लेशन ऑन एनवायरनमेंट। तो ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं, और अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कवर एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन वो कंडीशन है जब एयर में कुछ ऐसे पार्टिकुलेट या गैसेस मटेरियल एंटर कर जाए कि जो वायु है या एयर है वो मनुष्य के लिए, जीव जंतु के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो जाए। ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन की कंडीशन हो जाती है कि जब एयर प्राणियों के लिए और एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, सूटेबल न हो जाए, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को दो तरीके से बांट सकता हूँ, दो प्रकार का होता है। एक पार्टिकुलेट मैटर जिसे एयरोसोल भी बोलते हैं, दूसरा गैसियस पोल्यूशन। गैसीय पोल्यूशन, ठीक है। इसको यानी कि पार्टिकुलेट मैटर जो ठोसों की वजह से होता है, जो सॉलिड पार्टिकल एयर में आ जाएगा, उसकी वजह से होने वाला जो पोल्यूशन है दैट इज नोन एज पार्टिकुलेट मैटर या एरोसोल्स। और जो गैसियस पोल्यूशन की वजह से, जब गैस की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, क्या होता है, गैसियस पोल्यूशन। अब आप लोग देखेंगे ठोस में क्या क्या है, डस्ट, धूल, स्मोक, धुआं, फ्लाई एश, राख और फॉग, कोहरा। इन सब चीजों से जो होने वाला एयर पोल्यूशन वो क्या होता है, दैट इज नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। अब उसके बाद गैसेस दो टाइप होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो देखो कार्बनिक में क्या क्या, हाइड्रोकार्बन को पता है, जैसे कि इसमें पेट्रोल डीजल वगैरह आ जाएगा। उसके बाद कीटोन ग्रुप के जितने भी कार्बन है, और उसके बाद अल्कोहल। और इसके अकार्बनिक पोर्शन में सल्फर डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, और आपका O3, और नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरीन Cl2, और ये आपका ओजोन। तो अब इनको रोकने के लिए, इसको एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए दो टाइप की टेक्निक्स का यूज होता है। और वो दो टाइप की टेक्निक क्या होती है, ये तो डाइल्यूशन किया जाता है, या तो रोकने की टेक्निक बता रहा हूं, या तो कंट्रोल एंड सोर्स। डाइल्यूशन क्या हो जाता है कि जब पार्टिकुलेट मैटर की हम क्या करते हैं, क्वांटिटी कम कर देते, तो डाइल्यूशन मेथड हो गया। और दूसरा है कंट्रोल एंड सोर्स, यानी कि हम सोर्स पे ही कंट्रोल करें। जैसे कि गाड़ियों के एमिशन के लिए अभी भारत में कौन सा स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, भारत 6। ये यूरो 6 स्टैंडर्ड से मैच करता है। ये होता क्या एक्चुअली भारत 6, आप लोग देख रहे हैं आजकल BS6 गाड़ी में करेंगे। ये होता है कि एमिशन कंट्रोल के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जिन्हें भारत 6 कहते हैं। यानी कि कोई भी व्हीकल तब जाके रोड पे जाएगा, या कोई मैन्युफैक्चरर तब जाके किसी गाड़ी को पास होता है, किसी मैन्युफैक्चरर, जब वो एमिशन कंट्रोल के BS6 नॉर्म्स को फॉलो करेगा। यानी कि जितना कम एमिशन कार्बन का होगा उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। होपफुली आप लोग BS6 समझ चुके हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग इक्विपमेंट क्या क्या यूज होते हैं एयर प्योरिफिकेशन के लिए। तो आजकल आप लोग समझ होंगे नया कॉन्सेप्ट एयर प्योरीफायर, वो यही चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर, इसमें किसी तरीके से पार्टिकुलेट्स का वेट बढ़ा दिया जाता है और सेटल हो जाता है। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर, ये क्या करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाता है उसमें, और ये पार्टिकुलेट मैटर को कलेक्ट कर लेता है। इस तरीके से एयर पोल्यूशन कम होता है। दूसरा होता है स्क्रबर वेट, ये स्क्रब जैसी चीज होती है, चीज माने असेंबली है स्क्रबर जैसी, और ये वेट होती है। तो वेट होने की वजह से क्या होता है, पार्टिकुलेट चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारे
पार्टिकुलेट मैटर चिपकने की वजह से एयर पॉल्यूशन को काफी अच्छा कंट्रोल किया जाता है। तो होपफुली आप लोग एयर पॉल्यूशन समझ चुके हैं। और एयर पॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज बता दो जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल डिजास्टर, भोपाल त्रासदी या भोपाल गैस त्रासदी ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। और इसमें गैस का लीकेज हो रही थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो होपफुली आप लोग जनरल आइडिया ले चुके हैं पॉल्यूशन का। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट या WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वाटर की क्वालिटी मैच नहीं करते तो पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि वाटर का पीने लायक किसी पर्टिकुलर काम जैसे कि इरिगेशन के लिए यूजफुल ना होना के केपेबल ना होने कोई क्या कहलाता है वाटर, हमारा वाटर पॉल्यूशन। क्लियर है? एक बार फिर से बता दो, जब वाटर यूजेबल नहीं होता है कहीं पर तो इट मींस वाटर इज पॉल्यूटेड, दैट इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन कई तरीके से होता है, जैसे नेचुरल वाटर पॉल्यूशन, जैसे रेन की वजह से कई बार टर्बिडिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर के कारण होने वाला पॉल्यूशन। फिर म्यूनिसिपल पॉल्यूशन, म्यूनिसिपल पॉल्यूशन में क्या आता है आपका सीवेज, गार्बेज वगैरह वगैरह। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्री के जब वेस्ट हमारे वाटर रिसोर्सेज जैसे रिवर वगैरह में आता है तो वाटर पॉल्यूट कर देता है। हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैवी मेटल होता है Hg की वजह से एक डिजीज होती है मिनी माता रोग। तो ये मिनी माता रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इस ये मिनी माता इसका नाम क्योंकि जापान में एक खाड़ी है मिनी माटा खाड़ी, तो उसके नाम से नाम क्या है मिनी माटा। क्लियर? उसके बाद अदर्स पॉल्यूशन जैसे फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो नुकसानदायक है, लेकिन इसकी सर्टेन क्वांटिटी बहुत जरूरी है हमारे टूथ को डिके होने से बचाने के लिए। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर इज रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर फ्लोराइड। हमारे वाटर में इतना फ्लोराइड होना चाहिए। अब वाटर पॉल्यूशन, वाटर हमारा पॉल्यूटेड है या नहीं है ये किस तरीके से टेस्ट? एक तो विजिबली हम बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टेस्ट है, स्टैंडर्ड्स है, इंडियन स्टैंडर्ड्स है, WHO के स्टैंडर्ड्स है। तो 3 पैरामीटर्स पे देखा जाता है कि वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं है। पहला फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर। तो फिजिकल पैरामीटर में आता है टेम्परेचर, कलर और TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। ठीक है, उसके बाद केमिकल आता है DO यानी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन, BOD। अब BOD की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है तो बच्चे गलत लिखते हैं, बायोकेमिकल इज इंपॉर्टेंट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मैं रिपीट करता हूँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज राइट। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोलॉजिकल पैरामीटर है जैसे क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, एलगी और कॉलीफॉर्म। तो आप लोग मोटा मोटा समझ चुके हैं, जनरल आइडिया आपको वाटर पॉल्यूशन का आ चुका है कि व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कैसे चेक किया जाता है, क्या स्टैंडर्ड्स है। तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आज हम समझ चुके हैं एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। तो काफी हमारा एनवायरनमेंट वाला सब्जेक्ट काफी कवर हो चुका है। तो होपफुली आप लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहिए, कभी भी आप लोग एग्जाम हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।